हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण का एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समास। उम्मीद करेंगे आपको ये समास चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आएंगे और समास के बारे में जानेंगे। इसके जो प्रकार है उन प्रकारों का व्याख्या करेंगे एक तरफ से। और ये समास जो एक टॉपिक है ये वर्ग 9, 10 और 12वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। तो ठीक है, बने रहिए सोनू क्लासेस के साथ। अब हम लोग समास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए समास क्या है। लिखेंगे समास। समास का डेफिनेशन देखेंगे कि समास क्या है। लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। डेफिनेशन कह रहा कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया कि जैसे हम कुछ समासिक पद अर्थात समास विग्रह लें। यानी इसमें हम बताएं, जैसे लिखेंगे राजा का मंत्री। तो इसमें दो या दो से अधिक पद अपना बीच की विभक्ति को छोड़ के, यानी से दो से अधिक पद है तो अब बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा राजमंत्री। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाएगा तो समास। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा का मंत्री, तो क्या हो गया? राजमंत्री। राजा का मंत्री राजमंत्री। अब इसी तरह से अगला प्रश्न नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मार्गव्यय। तो ये तो मार्ग के लिए लिख दें, मार्ग के लिए व्यय। तो मार्ग के लिए जो खर्च होता है, व्यय होता है, तो यहाँ बीच की विभक्ति को क्या करेगा? आपस में छोड़ के मार्ग और व्यय ये दोनों शब्द आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मार्ग व्यय। इसी तरह से और भी है, जैसे जलमग्न। ये डायरेक्ट क्या हो गया? समास हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर विग्रह, तो विग्रह नहीं, डायरेक्ट इसका पहले विग्रह करके दिखाए। जल में मग्न, तो क्या हो जाएगा? जलमग्न। तो हर जगह एक चीज देखने को मिल रहा है कि कहीं पर भी दो शब्द है या दो से अधिक शब्द है, ये अपने बीच का विभक्ति को क्या कर रहा है? छोड़ के आपस में यहाँ पे मिल रहा है। तो जब बीच की विभक्ति को छोड़ के मिलेगा तो उसे ही क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। जैसे इसमें से देख रहे हैं कि ये क्या हो गया? समास हो गया। ये तीन उदाहरण जो है ये समास का उदाहरण हो गया। अगर इसी में से हम समझाए आप लोगों को कि ये हो जाएगा समास विग्रह, ये इधर वाला जो होगा समास विग्रह और ये शब्द हो जाएगा समास। तो इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण है जो समास के अंतर्गत आता है, जैसे विषकन्या, राजकन्या, देवालय, चिरीमार, घुड़दौड़ आदि आदि। इस तरह से बहुत सारे समास है, लेकिन उन समास को कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये समास का डेफिनेशन हो गया
कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है तो उसको समास बोले। जैसे राजमंत्री, मार्गव्यय, जलमग्न, आनंदमग्न, ये सब चीजें समास के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे समस्त पद, एक शब्द होता, ठीक है, समस्त पद या फिर समासिक पद लिख देते हैं। समासिक पद, समासिक पद, ठीक है। तो समासिक पद किसे कहते हैं यह ध्यान देना। समासिक पद तो देखो, मिले हुए, सिंपल एक शब्द हम जाना जाए कि मिले हुए पदों को, मिले हुए पदों को समासिक, मिले हुए पदों को समासिक पद कहा जाता है, ठीक है। मिले हुए पदों को क्या कहा जाएगा? समासिक पद या फिर समस्त पद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इधर हम देख पा रहे हैं कि मिला हुआ पद क्या था, ये राजमंत्री, मार्गव्यय, जलमग्न। तो यहाँ पे जैसे अगर इसका हम लिखे एग्जाम्पल में कि मिले हुए पद, तो मिला हुआ पद क्या था? राजमंत्री मिला हुआ पद है, राजमंत्री। मार्गव्यय, मार्गव्यय ये भी एक मिला हुआ पद है। उसी तरह से जलमग्न, जलमग्न, आनंदमग्न, देवालय, देवालय, राजपुत्र, ये सभी शब्द आपस में मिला हुआ है। आदि आदि बहुत सारा हो सकता है इस तरह से, आदि। हाँ, तो समासिक पद क्या हो गया? मिले हुए पद, जब दो या दो से अधिक पद अपना बीच की विभक्ति को छोड़ के मिल जाता है, वही मिला हुआ पद क्या हो जाएगा? समासिक पद या समासिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं से समस्त पद भी लिखा हुआ रहता, तो यह जानना जरूरी था कि समासिक पद क्या होता है। अब हम आगे की बात करें, यहां पे अगर हम लिखे कि समास विग्रह, जिस तरह से संधि विच्छेद होता उसे समास में भी विग्रह होता, समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह, तो समास विग्रह क्या होगा? विग्रह यानी मिले हुए पदों को जब पृथक किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो वो कहलाता है समास विग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे मिला हुआ पद, जैसे अगर इसी में हम ले लें, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। समासिक पद को अलग अलग, समासिक पद को अलग अलग करने को, अलग अलग करने को या फिर पृथक करने को समास विग्रह कहलाता, समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। कह रहा है क्या कि जो मिला हुआ पद है ना, सिंपली समझे कि मिला हुआ पद, तो मिला हुआ पदों को यानी समासिक शब्द को अलग अलग करना ही क्या कहलाएगा? समास विग्रह। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि जैसे मिला हुआ समासिक शब्द क्या था? राजमंत्री, राजमंत्री। तो राजमंत्री ये हो गया समासिक शब्द या समस्त समासिक पद। तो इसको अलग अलग करना, पृथक करना, विग्रह करना, तो क्या हो जाएगा? विग्रह करने में यहां हो जाएगा राजा का मंत्री, राजा का मंत्री। उसी तरह से मार्गव्यय, मार्गव्यय, तो क्या हो जाएगा? मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अब जैसे यहाँ पे है जलमग्न, जल में मग्न, ये विग्रह हो गया। जैसे यहाँ मिला हुआ शब्द है, ये हो जाएगा समासिक शब्द, और इसी को अलग करना। जैसे देवालय, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे देवालय, देवालय, तो क्या हो जाएगा? देव का आलय, देव का आलय, मिलके क्या हो गया? देवालय। तो अभी हम लोग 3 पॉइंट को समझे। वो 3 पॉइंट क्या था?
पहला यहाँ पे समास, दूसरा समासिक पद, तीसरा समास विग्रह। समास समझ गए, जब दो या दो से अधिक पद क्या होगा, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाएगा, तो आपस में मिल जाएगा तो समास कहलाएगा। और मिले हुए पद को क्या कहेंगे, समासिक शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे राजमंत्री, मार्ग व्यय, जलमग्न, हाँ इटीसी, इससे बहुत सारा उदाहरण है। और समासिक विग्रह, तो जब समासिक शब्द को अलग अलग करेंगे, पृथक करेंगे, वो कहलाएगा समास विग्रह। अब हम लोग समास के प्रकारों को पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपको समास समझा देगा, फिर समास क्या था। अब समास के हम प्रकार को पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले इसको साफ कर दो, मिटा दो। समास अगर देखें तो समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कहीं कहीं पे 7 देखने के लिए मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः लगा के अगर हम बात करें तो ये 6 प्रकार का होता है। ठीक, चलिए समास के प्रकारों को पढ़ते हैं। समास के प्रकार, ठीक है, समास के प्रकार। तो देखिए समास कितने प्रकार का होता है। हम जैसे यहाँ पे बात करें कि समास, पहला समास का बात करेंगे, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर बात करें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। फिर इसके बाद अगर हम बात करें द्विगु समास के बाद कर्मधारय समास। उसके बाद बात करें बहुव्रीहि समास। और लास्ट में अगर हम बात करें अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। ठीक है, तो देख पा रहे 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो समास जो है ये मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि और अवयवी भाव समास। तो इन 6 प्रकारों को हम लोग अलग अलग तरीका से, बहुत ही बेसिक तरीका से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास को जानते हैं। आखिर तत्पुरुष समास क्या है। ठीक, तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें कि तत्पुरुष समास क्या है, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद तत्पुरुष के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब तत्पुरुष को पढ़ते हैं, बाकी को अभी मिटाते हैं। तत्पुरुष, देखिए तत्पुरुष समास, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। तत्पुरुष क्या होता है। वे समास जिसके या जिसका अंतिम पद, यानी जिसको उत्तर पद भी लिखा हुआ मिलेगा, हाँ अंतिम पद, वे समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, यानी अंतिम पद मुख्य हो, अंतिम पद मुख्य हो, तथा पूर्व पद से कारक चिन्हों का, पूर्व पद से कारक चिन्हों, माफी चाहेंगे, कारक चिन्हों
पूर्व पद से कारक चिन्हों का लोप हो, यानी कारक चिन्ह छिपा हुआ हो, लोप हो, उसे तत्पुरुष समास, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वे समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो और पूर्व पद से कारक चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तो डेफिनेशन से आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आखिर कह क्या रहा है तत्पुरुष समास। उदाहरण से चलिए समझते हैं। जैसे देखिए कि राजमंत्री, ठीक है, राजमंत्री। तो अगर इसका जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? राजा का मंत्री। विग्रह करने में क्या निकल के आया? राजा का, और कारक चिन्ह इसमें से क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ। तो यहां पे देखिए, यहां पे जैसे राजमंत्री ने दंड दिया, तो मुख्य पद, अंतिम पद प्रधान है, मंत्री है। राजा का मंत्री, मंत्री शब्द क्या है? प्रधान है, मुख्य। दंड देने का काम कौन किया? तो मंत्री किया। राजा का मंत्री ने दंड दिया, तो यहाँ अंतिम पद प्रधान है। लेकिन जो पूर्व पद है, यानी पहले वाला पद है, हर पद में जब आएगा पहले वाला पद में, तो वो उसके साथ में कारक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। लेकिन ये कारक चिन्ह का क्या होगा? लोप रहता है, छिपा हुआ रहेगा। जैसे राजा का मंत्री, मंत्री मुख्य पद हुआ, लेकिन पहला पद जो है, पहला पद में कारक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। उसी तरह से बहुत सारा उदाहरण है। जैसे हम यहाँ पे लिखे आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद मग्न। तो आनंद मग्न जो शब्द है, समास है, तो ये भी तत्पुरुष में ही आएगा, आनंद मग्न। तो इसका कैसे पता करेंगे तत्पुरुष है? तो देखिए, आनंद में क्या है? मग्न है, मग्न यहाँ इंपॉर्टेंट है, मुख्य पद है। तो आनंद, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो देखिए, आनंद में मग्न, यहां आनंद जो शब्द है पूर्व पद है, इसमें क्या है कि में लगा हुआ है। और आप लोग कारक पढ़े होंगे कि अधिकरण में पर, यहां पर भी देखिए पहला वाला पद के साथ क्या आया हुआ है? में आया हुआ है। तो यहां पर भी कारक चिन्हों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण है। तो चलिए विग्रह न करते हुए हम लोग सिर्फ उदाहरण की ओर ध्यान देते हैं। जैसे आप लिखेंगे चिरिमा, चिरिमा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। उसी तरह से आप बीती, आप बीती कौन सा समास होगा? आप बीती। तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। धनहीन, धनहीन कौन सा समास होगा? धन से हीन, धनहीन, यानी ये हो जाएगा आपादान के अंतर्गत आएगा, धन से हीन, यहां से आ रहा। उसी तरह से गुणहीन करण में आ जाएगा, ठीक है, गुणहीन, गुणहीन। और इसी तरह से हम लेंगे देवालय, देवालय, ठीक है, देवालय। फिर इसी तरह से और लेंगे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय शब्द भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। विद्या का अर्थी। पाठशाला, ये भी आ जाएगा तत्पुरुष समास में। बलि पशु, बलि पशु, बलि के लिए जो पशु रखा जाता है, हाँ, बलि पशु। और इसी तरह से रेखांकित, रेखांकित ये शब्द भी क्या हो जाएगा?
तत्पुरुष में आ जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारी जो एग्जाम्पल है, हम जहाँ पे ये देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द में कारक चिन्ह का लोप है और कौन सा शब्द बोले तो अंतिम पद प्रधान है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे और भी हम लोग लिख सकते हैं कुलदीप, कुलदीप लिखेंगे। पथभ्रष्ट, ठीक है, पथभ्रष्ट, 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 पथभ्रष्ट। और कुछ शब्द इस तरह से सोचिए और कमेंट में बताइए क्या कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आएंगे। जैसे अगर हम बात करें देशभक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, सेम चीज है, क्या इसको लिखे, राष्ट्रभक्त, देशभक्त। और ग्रामगत, 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 स्वर्गगत, स्वर्गगत, राजपुत्र, राजपुत्र आदि आदि। ये सभी क्या है, कारक से संबंधित तत्पुरुष समास है। यानी तत्पुरुष समास में वे समास जिसका अंतिम पद क्या होगा, प्रधान होगा और पूर्व पद से कारक चिन्हों का लोप होगा। जैसे यहां पर बात करें चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला, तो को शब्द पहला वाला लगेगा, चिड़ियों, चिड़ियों को, तो चिड़ी मार। आप बीती, यहां जो कारक चिन्ह होगा, बीती शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रधान है, किस पर बीती, आप पर बीती। तो यहाँ आप है, आपके साथ में क्या लगेगा, पर लगेगा। धन हीन, धन से हीन है, धन के बारे में बता रहा है हीन, तो यहाँ से शब्द जो लगेगा वो धन में। यानी अंतिम पद प्रधान और पूर्व पद में कारक चिन्हों का क्या होगा, लोप होगा। तो एक बार इसको रिपीट कर ले कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम लोग किन किन उदाहरणों को याद रखेंगे। चिड़ीमा, आप बीती, धनहीन, गुणहीन, देवालय, विद्यालय, विद्यार्थी, पाठशाला, बलि पशु, रेखांकित, कुलदीप, पथभ्रष्ट, देशभक्त, ग्रामगत, स्वर्गगत, राजपुत्र आदि शब्दों का हम लोग इसमें, आदि बोले तो शब्दों को इसमें रखा जाता तत्पुरुष में। ठीक, तो आई होप कि तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया होगा। और अक्सर एग्जाम में तत्पुरुष से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग तत्पुरुष के बाद द्विगु समास को देखने वाले हैं कि आखिर द्विगु समास क्या है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग द्वंद्व समास को देखेंगे। दूसरा नंबर में द्वंद्व समास दिखाए थे। 2 नंबर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, द्वंद्व समास होता है जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। तो इसमें बात करेंगे द्वंद्व समास का, तो लिखेंगे वे समास, वे समास जिसका दोनों पद
प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वे समास जिसका दोनों पद क्या हो बच्चे, प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहां पे देखते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण को, क्या क्या द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और सबसे समास में अगर सबसे कोई आसान है तो वह है द्वंद्व समास। दोनों पद इसका प्रमुख होगा, प्रधान होगा, एक दूसरे के लगभग अपोजिट मिलेगा, बोले तो विपरीतक, विलोम यानी उल्टा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण, जिस समास का दोनों पद क्या हो बच्चे, प्रधान। तो यहां पे हम बात करेंगे, जैसे यहां पे लिखेंगे लोटा डोरी। ठीक है, लोटा डोरी, ठीक है, लोटा डोरी। उसी तरह से बहुत सारा है उदाहरण हम ले सकते हैं। राधा कृष्ण, सीताराम और सीताराम। उसके बाद दाल रोटी, दूध दही और नमक मिर्च, माफी चाहेंगे, नमक मिर्च। और जैसे यहाँ पे और भी हो जाएगा गोरा काला। इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, माँ बाप, दिन रात। जैसे यहां लिखेंगे माँ बाप, दिन रात, दिन रात। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे देश विदेश, सोना चांदी, वेद पुराण। देश विदेश, वेद पुराण, सोना चांदी आदि। तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों पद क्या है, प्रधान है। लोटा भी प्रधान है तो डोरी शब्द भी क्या है, प्रधान है। राधा कृष्ण दोनों पद प्रधान है। तो ऐसे यानी समझ, तो जैसे द्वंद्व समास को समझना है तो ध्यान रखना कि एक ट्रिक है। ट्रिक क्या बोला जाए, जब तक आप अपने से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं है। हाँ, तो फिर भी इसमें दोनों शब्दों के बीच में क्या होगा, दोनों शब्दों के बीच ये माइनस जिसको बोलते हैं, लेकिन माइनस है नहीं, योजक। ठीक है, योजक चिन्ह, दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो सिर्फ आप इन योजक चिन्हों को देख के नहीं बता पाएंगे कि ये द्वंद्व में आएगा। कुछ हाँ 10th क्लास तक ये चीज ठीक ठाक है, लेकिन आप आगे की क्लास में जब जाएंगे या कंपटीशन का एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे कुछ अलग तरह से द्वंद्व समास देखने के लिए मिलेगा। और इसका याद रखना कि विग्रह करने में हमेशा क्या देखने के लिए मिलेगा, जब भी इसका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो विग्रह में और शब्द
जरूर आएगा, ठीक है। और या अथवा। तो यहाँ पे बात करें, कुछ शब्द ऐसा है जो कि लगता ही नहीं कि वो द्वंद्व समास होगा, लेकिन वो है द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पे बात करें, भीमा, माफी चाहेंगे, भीमा अर्जुन, भीमार्जुन। हाँ, और बच्चा सिर्फ अगर ट्रिक के साथ चले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह कहीं पे है ही नहीं। तो भीमार्जुन, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा? भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन, तो मिलके क्या हो जाएगा? भीमा अर्जुन। यहां पर भी और शब्द छिपा हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा, लोग इसको डायरेक्ट कहेगा भीमार्जुन, भीमार्जुन, यानी द्वंद्व समास से इसको बाहर रखने का प्रयास करेगा। लेकिन बच्चे कुछ चीजें अलग कॉन्सेप्ट से चलते हैं, उसको याद रखना ही पड़ेगा। अब जैसे इसको पढ़ेंगे, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, हाँ, धर्मा धर्म। तो इसका अगर हम क्या बोले, समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? धर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो ये आ जाएगा किसमें? द्वंद्व समास में आ जाएगा, ठीक है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। उसी तरह से बहुत सारा शब्द और भी है। जैसे कुछ उदाहरण सोचिए और आप लोग भी बताइए। धर्माधर्म के बाद हम बात करें न्यूनाधिक या फिर देवासुर ले लेते हैं। देवासुर, हाँ, देवासुर, तो क्या हो जाएगा? देव और असुर, देव और असुर, देवासुर। न्यूनाधिक, 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 ठीक है। तो न्यूनाधिक, तो इसका जब द्वंद्व समास में विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? न्यून, न्यून, न्यून और अधिक, न्यूनाधिक। उसी तरह से पापाप, पाप और अपाप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों पद प्रधान होगा। और याद रखिएगा, ये सब जो चीजें यहाँ पे लिखाए हैं स्टार में, तो ये चीज बहुत कम मात्रा में हो कि आपके एग्जाम में पूछे, लेकिन हाँ, ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें जरूर पूछा जाता है। उसमें इतना भी आसान नहीं देता है कि योजक चिन्ह देखें और लगा दिए द्वंद्व समास, नहीं। इसमें लेकिन आपका ये जो बोर्ड वाला एग्जाम होगा उसमें लगभग यही देखने के लिए मिलेगा कि लोटा डोरी, राधा कृष्ण, सीताराम, तो विग्रह करते हुए चलिए, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, दूध दही, दूध और दही। यानी कहने का अर्थ हो गया इसका, जब भी विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? विग्रह करने में आ जाएगा इसका, और शब्द विग्रह करने में इसका देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर का जो समास है, द्विगु समास। उन द्विगु समास को देखते हैं, ठीक। हम बात करें द्विगु समास। क्या है द्विगु समास? लिखिए, ठीक है। द्विगु समास, ये 3 नंबर है, द्विगु समास। ध्यान देना, कौन सा समास है?
द्विगु समास। द्विगु समास। तो इसमें हम बात करेंगे कि आखिर द्विगु समास क्या है और हम इसे कैसे पहचानें। ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा कि द्वंद्व के अंतर्गत आएगा या फिर तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, वे समास जिसका पहला पद संख्यावाचक, वे समास जिसका पहला पद या शब्द संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। वे समास जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक। इंपॉर्टेंट इसमें है संख्यावाचक। और अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन द्विगु समास को लेकर रहते हैं कि आखिर द्विगु समास में क्या क्या आएगा। तो देखिए, संख्यावाचक हो। और एक पॉइंट और यहां पे लिखा दे, ये अक्सर समूह का, ये समूह का बोध कराता है। बोध कराता, अभी चाहेंगे, कराता है। तो ये समूह का बोध कराता। समूह बोले तो समूह यानी संगठन, जो बहुत सारा जो रहेगा उसको समूह बोलेंगे। तो वे समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और समूह का क्या कराए, बोध कराए। तो देखते हैं संख्यावाचक। अब जैसे पहला का अगर हम बात करें, त्रिभुज। त्रिभुज, इसमें त्रिभुज जो है इसमें क्या है, भुजा है, लेकिन कितना भुजा है, तो 3 भुजा है। त्रिभुज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला पद जो है कौन चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पहला पद यहाँ पे दैट मीन्स 3 को दर्शा रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे पंचवटी। पंचवटी, यहाँ पे भी पंचवटी शब्द में 5 वट का क्या है, समूह है, समूह को दर्शा रहा है। पंचवटी, तो यहाँ 5 शब्द को आया हुआ है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगा, द्विगु में आएगा। ठीक है, यानी पहला शब्द क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए और वे समूह को दर्शाए। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं चौपाया। चौपाया, ठीक है, चौपाया दर्शाएगा 4 पैर को। चौपाया। तिपहिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 को दिखा रहा है, चौपाया। तिपहिया, पहिया, तिपहिया, ये 3 को दर्शा रहा है। उसी तरह से सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह को सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि। नवग्रह, 9 ग्रह के समूह को दिखा रहा है, नवग्रह। उसी तरह से आगे अगर हम लिखें नवग्रह, सप्ताह। सप्ताह, यहाँ पे 7 दिन के समूह को दिखा रहा है, सप्ताह। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। इसी तरह से और भी कुछ शब्द लेंगे, जैसे हो जाएगा अठन्नी, चौवन्नी, त्रिफला, त्रिभुवन, ये सब क्या आ जाएगा, द्विगु समास में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखेंगे अठन्नी, अठन्नी, दुवन्नी, दुवन्नी, चवन्नी, चवन्नी, कहता अठन्नी, दुवन्नी, चवन्नी। इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा। तो आगे अगर हम लिखें त्रिभुवन, त्रिभुवन, 3 भुवनों का मालिक त्रिभुवन। उसी तरह से और भी कुछ इसमें ले जो संख्यावाचक को दर्शाए। ठीक है, संख्यावाचक को दर्शाए। अष्टाध्यायी, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 अध्यायों के समूह को बोला जाता है अष्ट अध्यायी। अष्टाध्यायी,
अष्टाध्यायी और त्रिफला, त्रिफला और कुछ चौराहा, चौराहा और कुछ इसमें जो द्विगु समास को दिखाए, क्या क्या हो सकता है इसमें सोचिए। या फिर इतना एग्जाम्पल, हाँ दशानन, ठीक है, जैसे दशानन, तो लेकिन ध्यान रखना है ये दशानन शब्द क्या होगा कि द्विगु में शामिल नहीं होता है, कोई और चीज। दशानन जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी आदि कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वे समास क्या होगा जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, हाँ, और कोई समूह को दिखाए। जैसे इसमें तिपैया, 3 पहिया के समूह, चौपाया 4 दिखा रहा, सप्तऋषि 7 का दिखा रहा गिनती, और नवग्रह 9 को, सप्ताह 7 को, उसके बाद शताब्दी 100 को, अठन्नी 8 आना को, दुअन्नी 2 आना को, त्रिभुवन 3 भुवन को, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों के 8 अध्यायों के समूह को दिखा रहा, त्रिफला 3 फलों के समूह को, चौराहा जहाँ चारों रास्ता का मिलन होता हो, त्रिवेणी आदि। ये सभी क्या है, ये सभी हो जाएंगे द्विगु समास। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम बोले कि दशानन, ठीक है, यहां पर भी तो गिनती आ रहा है, दशानन, दशानन, यहां पर भी गिनती आ रहा है दशानन। हो सकता कोई बच्चा और बोले सर त्रिनेत्र, हाँ त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किस में आएगा, ठीक, दशानन त्रिनेत्र, ये आखिर किस में आएगा, गिनती तो यहां पर भी दिखा रहा, तो ठीक है, गिनती दर्शा रहा है। ये डिपेंड करेगा, अगर मान लिया जाए, हाँ डायरेक्टली अगर लिखेंगे दशानन तो इसमें रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ये किस आधार पे पूछा गया। वैसे दशानन बोलने से हाँ कोई समूह का बोध नहीं होता, यहाँ दशानन बोलने से डायरेक्ट एक दिमाग में एक इमेज बनता है जो कि रावण से रिलेटिव होता है। तो यहाँ समूह नहीं बल्कि एक इमेज को दर्शा रहा है, इसलिए दशानन जो है इसमें द्विगु में न रख के इसको हम लोग बहुव्रीहि में पढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास में इसको पढ़ा जाता है, बहुव्रीहि समास में। त्रिनेत्र, हाँ आंखों का समूह से लेना देना नहीं है, त्रिनेत्र किसका 3 नेत्र है, यह ध्यान देना है। एक इमेज बनाओ, मन में एक इमेज बनाओ कि क्या बन रहा है, आखिर कौन सा ऐसा ईश्वर है, देव है जिसका 3 नेत्र है, तो वो हो जाएगा शिव, महादेव। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे किस में रख के, बहुव्रीहि में रख के पढ़ेंगे, ठीक है, बहुव्रीहि में रख के पढ़ेंगे। तो आगे इसका हम एक पार्ट और बनाएंगे समास से रिलेटिव। तब तक के लिए आपको हम होमवर्क के लिए 2 से 3 गो समास देते हैं, ताकि आप कमेंट में हमको बना के भेजिए, ठीक। तो लिखिए, समास बताए ना, ठीक, समास बताए, समास के नाम बताना, ठीक। जैसे यहां पे हम दे रहे हैं गंगा जल, गंगा जल। दूसरा दे रहे हैं घुड़दौड़, घुड़दौड़। तीसरा दे रहे हैं तीसरा क्या दें, देव कन्या, देव कन्या। चौथा दे देते हैं चौथा
आकाश पाताल, आकाश पाताल। और पांचवा दे देते हैं पांचवा देते हैं त्रिफला, त्रिफला। ठीक है, इतना आप जरूर बनाएं, घर में प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आपको ये समास के ये तीनों पार्ट बोले तो प्रकार बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। इसका बाकी जो 3 समास रहा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बने रहिए सोनू क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।